इतना खर्चा करा दिया, भला इस सूरत के साथ कौन पसंद करने वाला है तुम्हें। मगर ये बात तुम्हारे भाई की समझ में नहीं आती। आए दिन किसी न किसी रिश्ते वाले को लेकर आ जाते हैं, उस पर नित नई फरमाइशें, कमर तख्ता हो गई मेरी। अब खड़ी अपनी रोनी मनहूस सूरत का मातम ना करती रहना, जल्दी सारा किचन समेट कर नीचे आओ। कपड़ों का ढेर रखा है धोने के लिए। आंसू भरी भद्दी आवाज ने उसकी समात को झंझोड़ा था। ये आवाज दीवार पार आ रही थी। वो अभी चंद रोज पहले ही इस नए मकान में शिफ्ट हुआ था और ये आवाज जैसे मामूल का हिस्सा थी। जाने क्या मसला था उस औरत के साथ, हर वक्त चीखती चिंघाड़ती ही रहती थी। कभी बच्चों पर बरसती, कभी बर्तनों को जोर जोर से पटकती, मगर उसे लगता उसके अताब का ज्यादातर निशाना यही लड़की बनती थी जिसका नाम मेहरू था। वो गर्ज बरस के जा चुकी थी और अब मेहरू की दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। अहमर कुछ बेचैन सा हुआ उठा, दिल चाह रहा था उठकर एक बार दीवार पार देखी तो सही, आखिर ऐसी क्या कमी थी उस लड़की में। उसका बड़ी शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो देखे वो कितनी बदसूरत है, क्योंकि उसका जब भी कोई रिश्ता मुस्तरद होता तो उसकी सूरत को ही मुर्दे इल्जाम ठहराती थी। वो कुर्सी से उठा और फिर रुक गया। नहीं, ये बहुत ही मायूब और गैर इखलाकी हरकत हो जाएगी। दिल को समझाकर बहला लिया, मगर दूसरी जानिब की बिन बादल बरसात ने उसे हनूज बेचैन किए रखा था। वो किचन समेट कर बर्तन धोने के बाद बाहर निकली तो मखसूस खुशबू का झोंका उसके नथनों से टकराया। इतनी दिलकश और मोहतर सी खुशबू ने जैसे उसके अंदर के भोजलपन को जायल सा कर दिया था। वो कितनी ही देर खड़ी इस खुशबू को अपनी सांसों में उतारती रही। ये किसी मर्दाना परफ्यूम की खुशबू थी। मेहरू ने अक्सर इस खुशबू को दीवार के उस पार महसूस किया था। लगता है ये बंदा परफ्यूम की पूरी बोतल ही खुद पर उंडेल लेता है। वो अक्सर ये बात सोचती और फिर मुस्कुरा देती। खुशबू में बसा ये शख्स खुद ना जाने कैसा होगा। ये ख्याल कि वो कैसा होगा खुद ब खुद उसके दिमाग में चुभने लगा था। और फिर आज तो भाभी के हाथों ताज़ा बेइज्जती का सदमा ये सोचकर कुछ और भी बढ़ गया था। क्या सारी बातें दीवार पार बैठे उस शख्स ने भी सुनी होंगी? उसकी पलकें एक बार फिर भीग गई। उसे लग रहा था कभी ये शख्स आकर उसके सामने आया तो वो मारे खफत के नजरें नहीं उठा पाएगी। अजीब हल्कापन सा महसूस हो रहा था उसे, जैसे भाभी कुछ भी कह लेती मगर उस शख्स के सामने नहीं। जाने कौन था ये शख्स जिसे देखा नहीं था, जानती नहीं थी, फिर भी जैसे हवासों पे छा गया था। उसके भाई का खूब चलता हुआ स्टोर था, मगर भाभी की नजरें उनकी खानदानी जमीन पर थी कि उसको बेचकर बैंक भर लिया जाए। बारहा वो अपने बाप से इस लहजे में बात कर चुका था, मगर करीमदीन जो अब बूढ़ा हो चुका था बगैर लाठी के चला नहीं जाता था। समात ऊंचा सुनने की आदी थी, मगर इस एक मामले में वो कुछ भी नहीं सुनता था। यूं बाप बेटे के दरमियानी फिजा कुछ कशीदा थी और मेहरू बाप भाई और भाभी के दरमियान पिस रही थी। मेहरू, आज मेरे लिए खीर बनाना। वो अब्बा के कमरे में पानी का जग रखने आई तो अब्बा ने नई फरमाइश कर दी थी। मेहरू लब कुचलते हुए अब्बा को देखने लगी, कभी मीठा कभी चटपटा। लगता था अब्बा को अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं थी। आराम से आंखें मूंदे लेटे थे। अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होते वो कमरे में बिखरी चीजें समेटने लगी। तभी अब्बा की आवाज एक बार मेहरू की समाज से टकराई, जिसने उसे भौंचका कर दिया था। बाहर धूप निकली है तो मुझे छत पर ले चलो। उसने हाथ रोककर हैरत से अब्बा को देखा और अगले ही पल जैसे रूहान सी हो गई। अब्बा, मैं अकेले आपको कैसे छत पर ले जा सकती हूँ? मगर करीमदीन की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली थी। वो अब्बा को सहारा देकर सीढ़ियों तक लाई। बस बस, अब इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, खुद चढ़ सकता हूँ, तुम बस मेरे पीछे चलो। अब ये नई पाबंदी थी। अब्बा को कोई किसी बात के लिए रजामंद नहीं कर सकता था। वो अपनी मर्जी के मालिक थे और दूसरों को भी इसी पर चलाते थे। भाभी बाहर नल पर बच्चों को नहलाती कन अखियों से दोनों बाप बेटी को देख रही थी। नखरियल बुड्ढा सारी जायदाद पर सांप बनकर बैठा है, कब्र में तो लेकर नहीं जाएगा, कसम तो ही सबर कर ले। बुड़बुड़ाते हुए आखिर में जैसे खुद को दिलासा दिया था, शहर में खूब बड़ा सा घर लूंगी, बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, नौकर चाकर वाह मेरे क्या ठाठ होंगे, बड़ी बेगम साहिबा बनकर घूमूंगी। उसकी सोचों को धक्का मेहरू की दिलोस चीखों ने लगाया था। अब्बा ने पाँव अगली सीढ़ी पे रखा ही था कि पाँव रपट गया। मेहरू ने बामुश्किल उन्हें थाम रखा था, लेकिन बगैर किसी सहारे के वो इनका तवाज़न
बहाल नहीं कर सकती थी। अच्छा है यहीं से गिरकर मर खप जाए। बड़बड़ाते हुए वो दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। मेहरू की चीखें बढ़ती जा रही थी। कोई मेरे अब्बा को बचाए, उसने चीखते हुए पुकारा था। दीवार पार से अहमद ने एक ही जस्त में छलांग लगाई और भागकर उसके साथ अब्बा को सहारा देकर ऊपर लाया। अब्बा के चेहरे पे खजालत थी और मेहरू के हवास अभी तक बहाल नहीं हुए थे। उसे कलसूम भाभी से नफरत महसूस हुई। कैसी औरत थी, एक गिरते मरते हुए को बचाने की खातिर भी आगे नहीं बढ़ी थी। अहमद कुछ देर अब्बा के पास बैठकर चला गया। वो ढंग से उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई थी, लेकिन रात देर तक उस शख्स के मुतालिक सोचा था। वो वैसा ही था जैसा किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, पुरकशिश, बावकार, खुश लिबास। आज बिल आखिर उसने मेहरू को देख ही लिया था और अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रहा था क्या ये वही थी, कोई साहिर या जादूगरनी। किताबी चेहरे की खदुखाल ऐसे दिलनशी जैसे किसी मुजस्मा साज ने सदियों की रियाजत से उन्हें संवारा हो। गहरी सांवली रंगत और उस पर बड़ी बड़ी रोशन आंखें उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, एक कमी थी, उसके चेहरे पे फुलबेरी के दाग थे जिसने उसके हुस्न को छुपा दिया था। लेकिन उसे इन दागों से क्या सरोकार, वो तो उसकी आंखों का असीर हुआ था जिसने नींद और दिल का करार लूट लिया था। उसका दिल चाह रहा था वो उसके अब्बा से मिलने जाए, लेकिन उसकी भाभी की तेज धार नजरें उसे मेहरू पे बातें बनाने का मौका मिल जाता और इस लड़की की रुसवाई तो उसे किसी तौर पर गवारा नहीं थी। तो फिर अब क्या करे, घर में कोई बड़ा भी नहीं था, वो माँ बाप की इकलौती औलाद था और वो तो कब के राह अदम सुधार चुके थे। एक चाची थी जो एक तो दूसरे शहर में थी, पर उन्हें कहना तो फजूल ही था, वो तो बनता काम भी बिगाड़ देती और अपना रिश्ता खुद लेकर जाना कितना मायूब लगता। बाहर दरवाजे की घंटी बजी थी जिसने सोचों का अर्तकाज तोड़ दिया था। मेहरू दरवाजे की घंटी पर उंगली रखे दुपट्टे से चेहरा साफ करती बार बार पीछे गली में झांक रही थी। घबराहट इस कदर थी कि सख्त सर्दी में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। अब्बा ने आज नया हुक्म सुना दिया था, मेहरू जो लड़का उस रोज छत पर आया था उसे बुला कर लाओ, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। और अब वो घंटी पर उंगली रखे हवास बाख्ता सी खड़ी थी। अहमद ने दरवाजा खोला और उसे सामने देखकर हैरान रह गया। वो अब्बा आपसे मिलना चाहते हैं, ये कहकर वो सरपट वापस भागी। अहमद जेरे लब मुस्कुराते हुए तैयार होने लगा। वो घर आया तो अब्बा ने मेहरू की दौड़ें लगवा दी, कभी चाय मंगवाई, कभी स्नैक्स। फिर भी ये कम लगा तो उबले हुए अंडे और नगेट्स तलने को कह दिया था। अब्बा यूँ किसी की खातिर तो कभी नहीं करते थे। शुरू के चंद सवालात के बाद मेहरू के अब्बा ने जवाबात उसे कहे वो बहुत अजीब थे। वो उसके दोनों हाथ थामते हुए बड़े इल्तिजा अमीज अंदाज में कह रहे थे, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। दरवाजे के उस पार खड़ी मेहरू ने ये बात खुद सुनी और जी भर कर शर्मिंदा हुई। फिर अब्बा और उसके दरमियान जाने क्या तय हुआ, पर हर एक के लाख समझाने और भाई के मना करने के बावजूद अब्बा ने 10 दिन के अंदर अंदर उसका निकाह कर दिया था। उसके दिल में अहमद का मकाम कुछ बदल सा गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स जायदाद की खातिर उससे शादी कर लेगा। दिल ने जो खुश गुमानियों का महल तामीर कर रखा था वो भूसे का ढेर साबित हुआ था और उस ढेर को आज किसी ने आग लगा दी थी। उसकी रुखसती के 2 रोज बाद अब्बा चल बसे। उसे अहमद के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिल सका था। वो कुछ रोज सदमे में रही, फिर संभल गई। अहमद ने उसका हर तरह से ख्याल रखा था, उस पर अपनी मोहब्बत, दौलत, ख्वाब सब निछावर कर दिया था, मगर वो थी कि ना सैराब होती थी ना असूदा। अहमद की असलियत ना जानती तो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वुर करती, मगर अब दिल नहीं मानता था। उसकी मोहब्बत को, जज्बे लुटाती नजरों को, हसीन ख्वाबों की राह गुजर को खुद को आईने में देखती तो ये एहसास मजीद कचोके लगाने लगता कि वो अहमद के काबिल नहीं थी। उसके अब्बा ने सारी जायदाद के इवज उसको अहमद पर मुसल्लत किया है और अहमद वो उसका गुरेज और मोहताज सा अंदाज देखता तो हैरान रह जाता कि क्या चीज है जो दोनों के माबैन दीवार बनकर खड़ी है। वो रोज एक ईंट हटाता है और अगली सुबह वो ईंट फिर से जुड़ जाती है। मेहरू, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? दोनों हाथ उसकी पुश्त पे रखे वो बाल बनाती मेहरू से पूछ रहा था। जी, उसने मुख्तसर कहा। मुझे क्यों नहीं लगता उसने बात को तूल देना चाहा। पता नहीं, वो मासूम बन गई। क्या तुम मुझसे किसी बात पर नाराज हो या फिर मेरी तरफ से दिल में कोई बदगुमानी है तो मुझसे कहो। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ?
मुश्किल सवाल आया। अच्छे, उसने भी अच्छे बच्चों की तरह जवाब दिया। बस अच्छे, उसने मुंह बसोरा। जी, वो सादत मंदी से बोली। अच्छा, आज क्या खाओगी? उसने ठंडी आह भरी। जो आपको पसंद है। उसने बात खत्म कर दी। ये की है ना अच्छी बीवियों वाली बात, उसने फिर भी सराहा। वो खामोश रही, लेकिन हार उसे भी मंजूर नहीं थी। तुम्हें खाना बनाना आता है? जी। क्या कुछ बना लेती हो? सब कुछ। ये इंटरव्यू मुझे पसंद नहीं आ रहा, अब कुछ मुझसे भी पूछो ना। उसने बड़े लाड से फरमाइश की। क्या पूछूं? वो सपाट नजरों से उसे देखने लगी। यही के इस समंदर जैसी आंखों में कब डूबा था, और देखो अभी तक मुझे तैराकी नहीं आई। वो कहकर खुद ही हंसा, फिर अपनी वालिहाना मोहब्बत भरी नजरें उसी पे जमा दी। वो जी भरकर जुज बज हुई और सोचा, इससे तो अच्छा था ये बोलता ही रहे। बहुत दिन हुए दीवार पार से भाभी की मखसूस आवाजें नहीं आ रही थी। मेहरू ने दीवार के साथ 8-10 ईंटें जोड़कर रखी और फिर इन पे चढ़कर मंडेर के उस पार झांका। दोनों बच्चे चारपाई पे सहमे से बैठे थे और किचन से खटपट की आवाजें आ रही थी। फिर भाई का चेहरा नमूदार हुआ। उनकी नजर मेहरू पे पड़ी तो उसे देखकर मुंह फेर लिया। मेहरू के दिल पे जैसे खूंसा सा पड़ा था। वो ईंटों से नीचे उतर आई। दिल जैसे किसी नादीदा बोझ तले दबने लगा था। हल्क में फंदा सा लगा और आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। वो कितनी ही देर रोती रही थी। अहमद ने उसकी सुर्ख आंखों का सबक पूछा तो टाल गई। क्या भाई उससे नाराज है? ये ख्याल ही किस कदर जानलेवा था। एक ही तो भाई था उसका, बस एक रिश्ता, अगर वो भी खफा हो जाता तो। और वो भाई के बच्चों के बगैर कैसे रहेगी? फिर एक रोज भाभी आई उसके पास, सूजी हुई आंखें, अजीब सा हुलिया। भाभी ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मेहरू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। अब्बा ने सारी जायदाद अहमद के नाम कर दी है और तुम्हारे भाई ने उसका जिम्मेदार मुझे ठहराते हुए घर से निकाल दिया है। मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इल्तिजा कर रही थी और मेहरू का दिल जैसे कतरा कतरा पिघल रहा था। मैं अहमद से कैसे बात करूं? और इतनी बड़ी जायदाद से वो क्यों दस्तबरदार होगा? और अगर जायदाद के साथ उसने मुझे भी छोड़ दिया तो मैं भला उसके बगैर कैसे रहूंगी? सोच सोच कर वो रूहानसी हो गई थी। मेहरू, खाना तो ठीक से खाओ। अहमद ने उसे दूसरी बार टोका था। मैं खा चुकी हूँ। उसने बेदिली से प्लेट पीछे सरकाई। तुम परेशान हो? वो उसके चेहरे का रंग पहचानता था। हाँ, कुछ सोचकर उसने असबात में सर हिला दिया। अहमद की इस्तफहामिया निगाहें उस पर जमी थी। वो उसके मजीद बोलने का मुंतजिर था। मैं चाहती हूँ आप सारी जायदाद मेरे भाई के नाम कर दें। वो उसकी आंखों में देखते हुए एतमाद से बोली थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। अब्बा का ज़हनी तवाज़ुन आखिरी दिनों में ठीक नहीं था, इसीलिए उन्होंने आपसे ऐसी। उसका लहजा भी गया। वो बेबसी महसूस करने लगी थी। पहली बात तो ये है, आखिर अहमद ने ही उसकी मुश्किल आसान करने का सोचा। मैंने जायदाद की खातिर तुमसे शादी नहीं की थी। तुम्हारे फादर ने मुझे एक ऑफर की थी जिसे मैंने ठुकरा दिया था और फिर अपना मुद्दा पेश किया था। वो सारी जायदाद मेरे नहीं तुम्हारे नाम है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने भाई का हिस्सा उनके नाम कर दो। बस तुम्हारी भाभी को थोड़ा सबक देना चाहता था। तुम जानती हो तुम्हारे रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो थी। मुझे भी आकर तुम्हारे खिलाफ वरगलाया था कि मैं तुमसे शादी ना करूं, लेकिन चूंकि ये दीवार पार का मामला था तो मुझे सारे हालात की खबर थी। वो मजे से बता रहा था और वो बिना पलके झपके ये सारे इंकशाफात सुन रही थी। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। मैं? ऐसा लगा जैसे उसके गिर्द गुलाब बिखर गए हों। आज पहली बार वो जैसे दिल से मुस्कुराई थी। किसी ने उसको भी उसकी जात का एतमाद दिया था। हाँ तुम, सिर्फ तुम। अहमद ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। आज उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। मोहब्बत की खुशबू ने उसके गिर्द हसार सा बना दिया था और वो सोच रही थी दीवार के उस पार अगर अहमद ना होता तो उसकी जिंदगी क्या होती।